नमस्कार, आदाब, प्रणाम। चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था कि किन किन कारकों की वजह से भू आकृतियां बनती हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 कारकों के बारे में बात की थी, जिसमें से हम लोगों ने भौमजल वाली आकृतियां और हिमनदों वाली आकृतियां और जो तरंगे वाली आकृतियां थी उनको कंप्लीट कर लिया था। हमारे रह गए हैं अब 2 कारक, जिसमें हमें देखना है कि प्राकृतिक जो जल है, जो नदियां हैं, वो किस तरीके से आकृतियां बनाती हैं और जो पवनें हैं वो कौन सी आकृतियां बनाती हैं अपने अपने रास्ते में। अगर हम जैसे देखें तो पहले भी हमने ऐसे ही डिस्कस किया था कि जैसे भौमजल है या फिर लहरें या तरंगे हैं, उनका भी सेम ही सिस्टम हम लोगों ने किया था कि जब उनकी गति बहुत तेज होती है तब वो ज़्यादा करती हैं अपर्दन, और जब गति कम होती है तब होता है निक्षेपण। तो वैसे ही हम लोगों ने पहले 3 भी करे थे, आज भी वैसे ही हम 2 करेंगे, जिसमें हम नदियां और पवनों को कवर करेंगे। हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि अपर्दन क्या होता है। जब किसी भी चीज़ को आप अपर्दित करके कहीं और ले जाते हैं, वो चीज़ अभी यहाँ पर थी लेकिन आपने उसका अपर्दन कर दिया और अल्टीमेटली वो कहीं और चली गई, चाहे वो हवा के सहारे है, चाहे वो जल के सहारे है, चाहे वो हिमनदों के सहारे है। और निक्षेपण तब होता था जब गति बहुत कम होती थी और अगर उस कारक को आगे जाना है तो उसको किसी भी प्रकार के जो अणु हैं उन सबको वहां पर निक्षेपित करके जाना होगा, तभी वो आगे जा पाएगा। सही बात है ये। तो स्पीड या गति की अगर हम बात करें तो कम या ज्यादा होने की वजह से अपर्दन या निक्षेपण होता है। सेम उसी तरीके से हम आज करेंगे नदियों द्वारा किए गए अपर्दन वाले स्थल रूप और नदियों के द्वारा किए गए निक्षेपण वाले स्थल रूप। तो देख लेते हैं पहले नदी के रिगार्डिंग जो भी चीजें हम लोगों को देखनी है। फर्स्ट हम करेंगे इसमें कि प्रवाहित जल। देखो हम लोगों ने पानी पहले भी किया हुआ है, पानी में हम लोगों ने लहरों और तरंगों की बात करी थी। जो नदियां हैं वो भी तो प्रवाहित जल ही हैं। दोनों में फिर अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि वो बहुत ही ज्यादा भार वाला पानी है, ज्यादा उसका द्रव्यमान है, लेकिन ये जो है नदियां जो हैं इनकी गति बहुत तेज है लेकिन भार कम है, द्रव्यमान कम है। इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आकृतियां ये लोग बनाते हैं। ये बात सही है। अगर हम देखें नदी कहीं से भी अगर निकलती है, मान लेते हैं कि पहाड़ों से निकलती है, पर्वतों से निकलती है, जैसी पर्वतों से निकली वैसे ही उसकी जो गति होती है वो बहुत तेज होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि अब नदी है युवा अवस्था में, कि जब हिमालय से नीचे उतरेगी या किसी पर्वतमाला से नीचे उतरेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से काफ़ी स्पीड तेज होती है, काफ़ी गति तेज होती है। लेकिन जैसे ही वो पर्वतमाला से उतर के नीचे की तरफ आई, जिसमें ढलान कम हो गया, तो ढलान कम होते ही क्या हो जाएगा, आपकी जो गति है वो भी कम हो जाएगी। और हम ये कहते हैं कि जो नदी है वो अब प्रवेश कर गई है किसमें, प्रौढ़ अवस्था में। और जब समतल बहुत समतल हो जाएगा, जब ढलान बिल्कुल ही कम हो जाएगी, तब जब नदी हम कहते हैं कि ये अब वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुकी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा ढलान होगा उतना ही पानी की गति होगी, जितना पानी की गति होगी उतना ही अपर्दन ज्यादा होगा, जितनी गति कम होगी उतना निक्षेपण ज्यादा होगा। इसका मतलब युवा अवस्था में ज्यादा होता है अपर्दन और वृद्धावस्था में और ये जो प्रौढ़ अवस्था है इसमें होता है निक्षेपण। और इसका कारण क्या था? कारण है गुरुत्वाकर्षण बल और ढलान। ये हमने देख लिया। अब अगर हम देखें जो नदियां हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे बहुत नदियां ऐसी होती हैं कि जो आपके समतल से शुरू होती हैं, समतल पर ही खत्म हो जाती हैं, वो तो आ ही गई आपकी इस वाली अवस्था में। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो तीनों अवस्थाओं को पूरी तरीके से जीती है, कि पर्वतों से भी निकली, फिर कम ढलानों पर भी आई, फिर बिल्कुल समतल पर आ गई। तो जितनी भी संभावनाएं हैं किसी भू आकृति के बनने की प्रवाहित जल के द्वारा, उन सबको हम इसमें गणना कर रहे हैं उनकी। अब शुरू करते हैं कि नदियों के द्वारा किए गए जो अपर्दित स्थल रूप हैं उनको हम कैसे देखते हैं। चलिए अगर हम देखें सबसे पहले कि पेनीप्लेन और मोनाडनॉक। देखिए हम ये मानते हैं कि जो नदियां हैं जब अपना कोई भी रास्ता बनाती हैं तब वो कैसे चलती हैं। अगर हम इसमें देखते हैं कि नदियां जब चलेंगी तो वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। ये आपका कोई भी चट्टान है, इसके ऊपर नदी बह रही है, ऐसे ही होता है। जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ जो भी पदार्थ, जो भी वो चट्टानें लेकर आती हैं, जो पत्थर लेकर आती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पत्थर बार बार इस जो जगह को बार बार ऐसे हिट करते रहते हैं, उसको मारते रहते हैं।
तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे काफी सारे जो गड्ढे हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो पत्थर वो अपने साथ लेकर आई थी वो बाहर चट्टानों को हिट कर रहे हैं और चट्टानें भी टूटेंगी अल्टीमेटली धीरे धीरे करके, और तब जो गड्ढा बनेगा उसको हम कुछ और कहेंगे, वो हम देख लेते हैं अभी। लेकिन समझाने का मकसद ये है कि जो पेनी प्लेन है आपका, इसमें होता क्या है। हम मानते हैं कि एक ना बहुत ऐसा क्षेत्र था जहां पर पर्वत, पठार और समतल वाले जो क्षेत्र थे वो पाए जाते थे। मैं बना रही हूं अभी कि एक ही क्षेत्र है जहां पर ऐसे ऊबड़ खाबड़ सी जो ज़मीनें हैं वो इस तरीके से, कहीं पठार है, कहीं आपका पर्वत है और कहीं पर आपका समतल वाला क्षेत्र है। जब नदी बहती है, देखिए जब नदी बहती है, मान लेते हैं कि जो नदी है वो यहाँ से आ रही थी, अब भी जो पर्वत आ गया, नदी को अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा, उसका परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर वो परिवर्तन नहीं करती है तो वहीं पर वो खत्म हो जाएगी। और पानी का स्वभाव ही है कि अपना रास्ता बना लेना, लेकिन रास्ता बनाने के साथ साथ थोड़ा बहुत ये जो चट्टान है इसको भी ये अपरदन करना शुरू करेगी, बार बार हिट करेगी, बार बार हिट करेगी, बार बार हिट करेगी, और अंत में क्या होगा, ये जो पर्वत है, जो छोटा सा पठार है या छोटा सा पर्वत है, ये भी धीरे धीरे करके समतल में तब्दील हो जाएगा। तो नदी को अपना रास्ता अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, नदी ने इसको ही काट काट के अपना रास्ता यहाँ पर ही बना लिया है। पहले ये पर्वत को पूरा कट करेंगे, फिर ये वाली छोटा पर्वत है उसको भी ये कट कर देंगे, फिर आगे जाके जो पठार होगा उसको भी ये काट देंगे, और धीरे धीरे करके जितना कोई भी नदी किसी भी जगह पर अपरदन कर सकती थी उसने उतना कर दिया। और अब जो पूरा का पूरा समतल क्षेत्र बना है, जो प्लेन बना है, उस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, पेनी प्लेन। पेनी प्लेन हम ये कह सकते हैं कि नदी के द्वारा अपरदन करने का ये लास्ट स्तर है कि इसके ज्यादा नदी अपरदन नहीं कर सकती, इसने पूरे क्षेत्र को समतल बना दिया है। तो अब ना पर्वत है, ना पठार है, ना कोई और इसमें स्थलाकृति है, सारे के सारे से समतल बना दिए, उसे हम कहेंगे पेनी प्लेन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा प्लेन क्षेत्र है, लेकिन कोई ऐसी चट्टान होती है जिसको नदी बार बार मारने के बावजूद भी तोड़ नहीं पाती, कि बार बार उसको हिट करते रहे, बट फिर भी वो नहीं टूटी। उस आकृति को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मोना डेनोक। जैसे ये पूरा जो क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र मान लेते हैं कि पहले यहाँ पर पर्वत, पठार सब हुए करते होंगे, लेकिन नदी के द्वारा बार बार उसको हिट करने की वजह से सारा समतल क्षेत्र बन गया। लेकिन ये जो आकृति है, ये इतनी ज्यादा कठोर है कि इसका अपरदन नदी नहीं कर पाई, इतनी कठोर है ये। तो ये जो पीछे आकृति रह गई है, उस आकृति को हम क्या कहते हैं, मोना डेनोक। तो पेनी प्लेन में वो प्लेन जो कि लास्ट, जो अंतिम स्तर है नदी के अपरदन करने का, उसमें भी एक जो चट्टान है वो रह गई है जो अपरदित नहीं हो पाई, उसे हम कहते हैं मोना डेनोक। ये ध्यान रखेंगे। अब अगर हम आगे देखें, शुरू करेंगे अपरदित स्थल रूप, और ये ज्यादा कब होंगे, जब नदी होगी अपनी युवा अवस्था में, क्योंकि इसी अवस्था में ही क्या ज्यादा है, गति बहुत ज्यादा है। और जब गति ज्यादा होती है तो सारे तरीके के जो अपरदन होते हैं वो होते हैं। जैसे हम बात करें कि पार्श्विक जो अपरदन है वो भी होता है, इसको हम क्षैतिज अपरदन भी कह सकते हैं, जिसमें जो नदी है वो ऐसे चल रही है और साथ वाले जो क्षेत्र हैं इनको भी ये अपरदित करती हुई चलेगी और अपना जो रास्ता है वो थोड़ा सा और चौड़ा करती हुई चलेगी। इसे हम कहते हैं क्षैतिज या फिर पार्श्विक अपरदन। ये ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें कि जो इस तरीके से है, जहां पर नदी बिल्कुल ऊपर से गिर रही है और धरती को, मतलब धरती पर, पृथ्वी पर, सतह पर ऐसे जाने की बजाय बिल्कुल ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल अपरदन करती है, वो भी नदी काफी ज्यादा करती है जब उसकी गति तेज होती है। ठीक बात है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो जब नदी युवावस्था में है तब सबसे ज्यादा अपरदन की क्रियाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। हमें करने स्थल रूप कि धरती पर ये जो जगहों जगहों पर नदियां पाई जाती हैं, वो जब चलती हैं अपने रास्तों में तो क्या क्या चीजें बनाती हुई चलती हैं। नदियां हर देश में है, चाहे भारत है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अमेरिका है, चाहे कोई भी देश है, नदियां बहुत ज्यादा रूप में पाई जाती हैं। तो कहीं उनकी गति तेज होती है, कहीं गति कम होती है, तो कहीं स्थल रूप मिलेंगे आपको अपरदित, कहीं मिलेंगे निक्षेपित। तो उन जगहों को हमें जानना है कि वो बनते कैसे हैं वास्तव में।
तो वास्तव में कैसे बनते हैं उनको जानने के लिए हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्तर बाय स्तर चलेंगे हम लोग। जैसे अगर हम देखें तो देखो ये जो नदी है ये इस तरीके से आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि धीरे धीरे करके जो नदी है वो इस चीज को थोड़ा सा गड्ढा करती हुई चल रही है, थोड़ा सा ज्यादा इसकी जो गहराई है वो बढ़ा रही है धीरे धीरे करके। इस चीज को हम लोग कहते हैं नदी का। नदी के द्वारा छोटे छोटे जो नाले हैं वो बनाए जा रहे हैं, वो नदी का है। जैसे ही समय बीता नदी में पानी का जो है एक आप कह लो कि आयतन है वो बढ़ा, तब क्या होगा, धीरे धीरे ये जो गड्ढे बने थे ये बहुत चौड़ी घाटी बनने शुरू हो जाएंगे। टाइम बीतेगा, मिलियन वर्ष बीतेंगे, तब ये जो चीज थी धीरे धीरे करके और गहरी होती जाएगी और अंत में ये बना लेगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अवनालिका। और जब और समय बीत जाएगा, नदी में और आयतन बढ़ेगा, नदी का और पानी का स्तर बढ़ेगा, तब वो क्या बना लेती है, वो बना लेती है घाटी। ठीक है, तो शुरुआत से लेकर नदिका से लेकर अवनालिका, अवनालिका से लेकर घाटी का ये जो पूरा आप कह लीजिए कि स्टेप है, ये नदी पूरा करती है बहुत सारे मिलियन वर्षों में, लेकिन करती तो है, अंत में नदी ने घाटी बनाई तो है ना। और जो घाटी बनी है ये तो घाटी है जो नीचे की तरफ हम देख रहे हैं। जो ये ऊपर वाली उठी हुई चीजें से हम क्या कहते हैं, या तो हम इसे गॉर्ज कह सकते हैं जो गड्ढा है पूरा का पूरा, या फिर इसे हम कह सकते हैं कैनियन। दोनों का सेम ही आप कह लीजिए कि मतलब है। हल्का सा अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो गॉर्ज होता है उसमें जो आप कह लीजिए कि ये ऊपर की जो सतह है और जो नीचे की सतह है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो समान होती है। ये इस तरीके से है। कैनियन किस तरीके से है, ऐसे है, जहां पर इनकी जो नीचे वाली दूरी है वो कम है, ऊपर वाली दूरी थोड़ी सी ज्यादा है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस आकृति में देख सकते हैं कि नीचे का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो थोड़ी सी कम है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे जो दूरी है वो बढ़ रही है ना। तो ये सब है आपके नदी के द्वारा बनाए गए घाटियां। कहाँ से शुरू हो रही हैं, अवनालिकाओं से। अवनालिकाएं कहाँ से शुरू हो रही हैं, नदिकाओं से। तो इससे कर करके गॉर्ज और कैनियन जो है ये सब बन जाते हैं, क्योंकि बार बार जो नदी है वो अपर्दन कर रही है। इतना हमें क्लियर है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग कि जल गर्तिका। जैसे आपको बता रही थी मैं कि जब नदी किसी भी चट्टान पर चलती है तब वो क्या करती है, इस चट्टान के इस जगह पर गड्ढा कर देती है। गड्ढा कैसे करती है, जो नदी के पास पत्थर है वो पत्थर बार बार चट्टान के ऊपर अटैक करते हैं। तो वैसे कर करके धीरे धीरे करके ये सारे जो आप कह लीजिए कि गड्ढे हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप लोग रोड पर साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, जो भी चलाते हैं आप देखते होंगे कि बीच बीच में रोड्स के ना ऐसे गड्ढे से बने हुए हैं। वो गड्ढे क्यों बनते हैं, क्योंकि जहां पर वर्षा का जो पानी है वो बार बार बहुत हिट करता है, वहां गड्ढा बन जाता है। और वहां पर जो सड़क की जो मोटाई है या फिर उसके ऊपर उसमें यूज किया हुआ जो पदार्थ हैं वो इतने सक्षम नहीं होते कि उसको रोक सके पानी के अपर्दन से। तो सेम वही है, जहां पर चट्टान का हल्का सा कमजोर सिरा होगा वहां पर पानी बार बार हिट करके क्या बना देगा, ये जल गर्तिकाएं बना देगा। तो इन गड्ढों को हम क्या बोलते हैं, जल गर्तिकाएं। और अगर सेम ही चीज हो रही है, समान चीज हो रही है, लेकिन जब नदी एक पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रही है तो उसके साथ पत्थर भी आ रहे हैं। वो पत्थर अगर यहाँ पर जहां पर पूरा का पूरा पानी नीचे गिर रहा है वहां पर इस पूरी चट्टान के ऊपर गिर रहे हैं और अपर्दन कर रहे हैं इसका, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये भी एक गड्ढे के रूप में निकल आएगा। जैसे आप किसी झरने के पास अगर जाएं तो झरने पे जहां पानी गिर रहा है वहां पर गहराई ज्यादा होती है, उसके अगर आप दूर आओगे तो गहराई कम होती है। बहुत सारे जो एडवेंचर लविंग पीपल होते हैं वो जाते हैं वहां पर बिल्कुल जहां गहराई ज्यादा होती है, लेकिन जो डरे हुए होते हैं जिनको पानी से डर लगता है वो थोड़ा सा दूर रह के ही मनोरंजन कर लेते हैं। बट कहने का मतलब ये कि बनते क्यों हैं ये बनते हैं क्योंकि बार बार जो नदी का पानी है वो इस जगह को अटैक कर रहा है, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं अवनमित कुंड। एक कुंड की तरीके से बन गया है ये। तो जल गर्तिकाओं में और अवनमित कुंड में सिर्फ यही फर्क है कि जल गर्तिकाएं बनती हैं जब नदी अपने रास्ते में किसी जगह पर गड्ढे बना देती है, और ये अवनमित कुंड है जहां पर पर्टिकुलरली सिर्फ उस जगह पर बनते हैं जहां पर नदी पहाड़ से नीचे गिर रही है और जहां पर झरने होते हैं। इतना भी हमें स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अधः कर्तित विसर्प
या गभीरीभूत विसर्प। देखिए पहली बात तो विसर्प क्या होता है। विसर्प है जब नदी चलती है सीधी नहीं बल्कि ऐसे ऐसे करके, इसे हम कहते हैं विसर्प, कि सांप की तरीके चलना। अगर हल्का सा विसर्प है तो मतलब ठीक ठाक सी ही हम देख लेते हैं कि चल रही है। बहुत बार ऐसे ऐसे भी होता है कि मतलब बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे भी, इन सबको विसर्प कहते हैं। जनरली क्या होता है कि जब नदी, आप कह लीजिए कि उसकी गति कम है, जब गति कम है तब क्या होता है, नदी ऐसे आगे जा रही है और वो ऐसे वर्टिकल अपर्दन करने की बजाय करती है क्षैतिज या पार्श्विक अपर्दन। तो अपर्दन करते करते क्या है, वो ऐसे चलने की बजाय धीरे धीरे ऐसे हो जाती है। तो ये हम कहाँ देखते हैं, ये आकृति जहां पर नदी अपनी प्रौढ़ अवस्था में होती है या फिर शुरुआती दिनों में होती है वृद्धावस्था के, वहां पर आपको जो विसर्प कृतियां हैं ये काफी देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो अपर्दन होगा वो क्षैतिज होगा, पार्श्विक होगा। लेकिन कई बार जो नदियां हैं जब अपनी युवा अवस्था में होती हैं तब भी बहुत गति से चलती हैं। जब गति से चल रही हैं तब बीच में चट्टानें जो आ रही हैं, अगर उनको भी वो काट के ऐसी अपनी आकृति बना लेती हैं तब उन्हें हम कहते हैं अधःकर्तित विसर्प या फिर गभीरीभूत विसर्प। जैसे ये वाला है आपका उदाहरण कि नदियों ने कर करके ये जो पूरा क्षेत्र है वो ऐसे कर दिया है। नदी क्या कर सकती थी, नदी के पास ये भी एक आप कह लीजिए कि विकल्प है कि वो इस पूरी चट्टान को ऐसे बिल्कुल कट कर दे, खत्म कर दे। लेकिन वो कब होगा, जब जो आयतन है, जो उसकी गति है वो बहुत तेज होगी। तो युवा अवस्था में पाए जाने वाले जो विसर्प हैं उन्हें हम कहते हैं गभीरीभूत विसर्प या फिर अधःकर्तित विसर्प। वैसे तो विसर्पीकृत की जो प्रक्रियाएं हैं या फिर जो आकृति है वो आपको देखने को मिलती है प्रौढ़ावस्था के अंत में या फिर वृद्धावस्था के शुरुआती दिनों में। इतना हमें स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नदी वेदिकाओं की। नदी वेदिकाएं क्या होती हैं? देखिए हमने जब जैसे हम बात करते हैं कि जो नदी है वो जा रही है, ये है नदी का कोई भी एक रास्ता। मान लेते हैं कि बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आ गई तो क्या होगा, नदी का जो ये पूरा का पूरा सिरा है थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ जाएगा, है ना। जो भी नदी अपने साथ लेकर आई है, पत्थर, चट्टाने, अलूवियम, कुछ भी लेकर आई है, वो कहाँ डिपॉजिट करेगी, कहाँ निक्षेपित करेगी उसको, यहाँ पर। क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज की जो गति है वो मध्य में ज्यादा होती है, ना कि आपके साथ वाले क्षेत्रों में। जैसे अगर हम नदी की बात करें तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर गति कम होगी, ये जो बीच वाला क्षेत्र है यहाँ पर गति ज्यादा होती है। तो जहाँ पर गति कम होगी वहीं पर तो निक्षेपण होगा। तो जितनी भी चट्टाने, पत्थर नदी लेकर आई है वो कहाँ निक्षेपित करती है, यहाँ पर। जब बाढ़ आई हुई है, जब बाढ़ चली गई तब क्या होता है, दोबारा से जो नदी का रास्ता है वो इतना ही रह जाता है। तो ये जो अब नदी के द्वारा लेकर आए गए अलूवियम यहाँ पर निक्षेपण हुआ है, मतलब ये कृषि के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मिट्टी बन गई बहुत अच्छी। नदी ऊपर से लेकर आई है सब कुछ, इतना सब कुछ लेकर आई है, तो कृषि के लिए काफी चीजें जो है हमारे लिए अच्छी हो जाती हैं। इन जगहों को हम लोग कहते हैं बाढ़ के मैदान, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बाढ़ की वजह से ही जो सारे के सारे मैदान हैं वो बने हैं। इतनी बात हमें स्पष्ट है। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, आप कह लीजिए कि अभी जो नदी है वो इस तरीके से बह रही है। जब एक बार बाढ़ आई होगी तब नदी यहाँ तक आई होगी तो इसने पूरी चट्टान को ऐसे अपर्दित कर दिया होगा, और बाढ़ आई तब क्या हुआ, यहाँ तक उसने अपर्दन कर दिया पूरी चट्टान का, और बाढ़ आई और पानी का स्तर ऊंचा हो गया तो यहाँ तक वो हो गया। अब अगर कभी बाढ़ आएगी तो जो नदी है वो यहाँ तक भी पहुंच जाएगी और आगे तक भी पहुंच जाएगी। नदी का मर्जी है, नदी का स्तर ही तो डिसाइड कर रहा है, ये बोल रहा है कि कहाँ तक ये जो पूरे के पूरी अपर्दन है वो होना है। तो अगर पानी का स्तर बढ़ जाएगा तो जो नदी वेदिकाएं हैं ये ऊपर वाली ये भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो जो नदी वेदिकाएं हैं ये दर्शाती हैं कि भूतकाल में किस टाइम पर किस समय पर बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी। उस बाढ़ के आने की वजह से जो पूरी चट्टान है उसको इस ऐसी आकृति में इसने परिवर्तित कर दिया। और अगर ये अब किया तो है ही है, और अगर ये दोनों आपके लिए समान ऊंचाई पर है, ये समान ऊंचाई है, ये समान ऊंचाई है और ये समान ऊंचाई है, तब इन्हें हम कहते हैं युग्मित वेदिकाएं।
कि बिल्कुल दोनों सेम सेम है, समान समान है। लेकिन अगर कहीं ये कहीं ज़्यादा नीचे है, ये कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर है, ये कोई बहुत नीचे है, अगर ऐसे ऐसे है तो उन्हें हम कहते हैं अयुग्मित वेदिकाएं। इतना सा बस इसमें देखना है हमें। इनको हम रिवर टेरेसेस कहते हैं। ये तब आते हैं, ये तब बनते हैं जब बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो और ऐसे ही जो अगला है आपका, वो भी बाढ़ का मैदान ही है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जब निक्षेपण होगा, निक्षेपण का ही है ये पूरा का पूरा उदाहरण। जब नदी का रास्ता ऐसे है, लेकिन जब बाढ़ आ गई तो नदी का रास्ता कहाँ हो गया, यहाँ तक। और जब दोबारा बाढ़ खत्म हो गई तो यहाँ पर नदी ने क्या निक्षेपण कर दिया, अपने अलूवियम। और ये जो बाढ़ के मैदान है ये बहुत ज़्यादा होते हैं, चौड़े, जहाँ पर नदी की गति जो है काफ़ी कम होती है। जितना ज़्यादा नदी की गति ज़्यादा होगी उतना ही जो अपर्दन है वो नीचे की तरफ होता है। जितना गति कम है उतना ही अपर्दन साइड की तरफ होता है। तो युवावस्था से प्रौढ़ावस्था से आपकी वृद्धावस्था जो गति है वो घटती जा रही है, इसीलिए जो नीचे वाला अपर्दन है वो भी घटता जा रहा है और पार्श्विक या क्षैतिज अपर्दन में बढ़ोतरी हो रही है। और जब बाढ़ आएगी तो बहुत ज़्यादा दूर तक फैलेगी, और बहुत ज़्यादा दूर तक फैलेगी तो उतने ही बाढ़ के मैदान की चौड़ाई भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बाढ़ के मैदानों की चौड़ाई युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक ज़्यादा बढ़ती रहती है। ये कैसे हुआ है, बाढ़ के आने की वजह से, और रास्ता नदी ने अपना परिवर्तित कर लिया इस वजह से। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सारे जो थे ये थे आपके अपर्दित स्थल रूप, युग्मित वेदिकाएं या अयुग्मित वेदिकाएं। ये सारे अपर्दन का हिस्सा जिसमें हम लोगों ने शुरुआत से जल गर्तिका, अवनमित कुंड, आपके गंभीरीभूत सारे के सारे विसर्प और पेडी प्लेन, मोनाडोनैक, ये सब हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किए। अब हम करने वाले हैं निक्षेपण वाले स्थल रूप। निक्षेपित स्थल रूप जो बनते हैं नदी के द्वारा लेकर आई गई चीज़ों के निक्षेपण की वजह से। जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम उन नदियों की बात करेंगे जो छोटी नदियां हैं। जैसे कोई भी नदी है जो आप कह लीजिए कि मरुस्थल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, हमारे हरियाणा, जो आपका पंजाब, यूपी, आपका भारत, इन सब में जो पाई जाती हैं, जैसे मरुस्थल की नदियां हैं, लूनी है, बनास है, चंबल है, ये सब ऐसी ही नदियां हैं। जब वो नदियां निकलती हैं पहाड़ों से तो बहुत सारा रेत, बहुत सारी मिट्टी ये अपने साथ लेकर आती है। और जैसे ही वो पहाड़ की तलहटी पर आई वैसे ही गति क्या हो गई उनकी, कम हो गई, क्योंकि ढलान पर गति ज़्यादा होती है, समतल पर गति कम होती है। तो जो भी चीज़ें अपने साथ वो लेकर आई हैं यहाँ पर वो कर देंगे निक्षेपण। और एक नदी ना होने की बजाय अब बन गई हैं कई 2-3 नदियाँ, है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं, ये जो पूरी बनी हुई चीज़ है जो कि नदी के द्वारा लेकर आई गए अलूवियम की वजह से बनी है, इसे हम कहते हैं जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख, जो कि जलोढ़ ऊपर से लेकर आई है नदी, और उसका जो अब बहुत ज़्यादा, पहले ही उसकी गति बहुत कम थी, जैसे ही वो समतल में आई वैसे ही जो चीज़ें अपने साथ लग रही थी उसने निक्षेपित कर दी, और जहाँ से उसको रास्ता मिला पूरी नदी को, वहाँ से वो निकल गई। मान लीजिए कि उसको पूरा रास्ता यहाँ तक नहीं मिला, पहले उसने यहाँ पर जमा कर दिया, तो वो पूरा यहाँ जाने के बजाय आधा यहाँ चली गई, आधा यहाँ चली गई, जहाँ रास्ता मिला वहाँ चली गई। तो बहुत सारी जो इस कह लीजिए कि एक नदी में 3 नदियां बन रही हैं, वो यहाँ का बहुत ही अच्छा एक व्यवहार है। इसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख। ये हमें कहाँ मिलते हैं, ये हमें पर्वतों की जो बिल्कुल पर्वतों की जो पैर हैं, फुट ऑफ माउंटेन्स हैं, वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल पर्वतों की बिल्कुल तलछटी पे बिल्कुल वहाँ मिलते हैं जलोढ़ पंख। और अगर हम आगे की बात करें कि सेम ही चीज़ अगर हमें मिलती है जब नदी की जो गति है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जब नदी गति कम होगी, जब नदी बिल्कुल ही समुद्र में मिलने वाली है, इतना रास्ता उसने तय किया है, इतनी सब चीज़ें वो लेकर आई है, और अब समतल है बिल्कुल पूरा क्षेत्र, तो बहुत ज़्यादा गति कम हो गई है। तो जो भी चीज़ें अब नदी अपने साथ लेकर आई है वो कर देगी यहाँ पर निक्षेपित, और जहाँ जहाँ से उसको रास्ता मिलेगा वहाँ से वो निकल जाएगी। एक नदी की कई नदियाँ बन जाती हैं, एक नदी की कई नदियाँ बन जाती हैं उस चीज़ को, जो ये पूरी की पूरी चीज़ है जो इसने बनाई है अपने आप कह लीजिए कि निक्षेपण कर करके रेत, मिट्टी, क्ले, सब इसने निक्षेपित कर दिया यहाँ पर।
और बिल्कुल समुद्र से मिलने ही जा रही है, समुद्र है पूरा का पूरा। ये जो चीजें हैं इन्हें हम कहते हैं डेल्टा। देखो डेल्टा और आपका जलोढ़ पंख, इन दोनों में क्या समानताएं थी कि दोनों ही इस शेप के हैं, काइंड ऑफ त्रिभुज आकार के हैं। दूसरा, ये कब बनते हैं? जब नदी की गति कम होती है। और इसमें एक समानता और है कि एक नदी की कई सारी नदियों में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि जलोढ़ पंख बनते हैं आपके बिल्कुल पर्वतों की तलछटी में, और डेल्टा बनते हैं बिल्कुल समुद्र और नदी के मिलन की जगह पर। ठीक है, तो दोनों में समानताएं भी हैं लेकिन दोनों में अंतर भी हैं। चलिए, तो एक तो हो गया ये डेल्टा, ये भी है आपका निक्षेपण का स्थल रूप, क्योंकि रेत, मिट्टी, क्ले जो भी नदी अपने साथ लेकर आ रही है बिल्कुल एंड स्टेज तक, बिल्कुल अंतिम स्तर पर जाकर वो निक्षेपित करती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बाढ़ के मैदानों की। हमने कर ही लिए कि युवा अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जो चौड़ाई है बाढ़ के मैदानों की वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उस टाइम पर क्षैतिज और पार्श्विक अपर्दन ज्यादा बढ़ जाता है। इतनी बात हम ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके आगे हम करेंगे प्राकृतिक तटबंध। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे द्वारा भी तटबंध बनाए जाते हैं। हमें लगता है कि जब मानसून आने वाला है और नदी का स्तर बहुत बढ़ेगा, और स्तर बढ़ा तो ज़रा जो पानी है वो मेरे घरों में आ जाएगा। अपने घरों में से पानी को आने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नदी के चारों तरफ एक कट्टे लगा देते हैं जिसमें हम रेत भर देते हैं, हम कुछ और चीज़ें भर देते हैं, ताकि जो नदी का स्तर है अगर बढ़े भी तो वो एक तरीके से हम लोगों ने पूरा तटबंदी ही कर दी, वो घरों तक पानी ना पहुंचने दे हमारे। ये तो हम लोगों ने खुद किया है, ये तो आर्टिफिशियल है, लेकिन प्राकृतिक भी होता है। जैसे हम क्या बात करते हैं, ये है आपकी नदी, और जब बाढ़ आई थी तब उसका स्तर जो है वो थोड़ा सा और बढ़ा था, और जहाँ पर स्तर बढ़ा था वहाँ पर गति तो कम होगी, क्योंकि हमें पता है कि मध्य में गति ज़्यादा होती है पानी की, और ये जो ये साइड है यहाँ पर गति कम होती है। और इस गति कम होने की वजह से जो भी चीज़ें वो लेकर आ रही थी अपने साथ, उसका निक्षेपण उसने कर दिया, और धीरे धीरे बड़ी बड़ी चट्टानें जो है नदी किनारों पर आपको देखने को मिल जाती हैं। और जब पानी का स्तर बढ़ता है फिर भी जो नदियां हैं वो उस पूरे के पूरे चट्टानों को पार नहीं कर पाती हैं, और जो हमारे घरों में पानी आ सकता था वो नहीं आता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मानवों द्वारा निर्मित तटबंधी नहीं कहते, इसे हम कहते हैं प्रकृति द्वारा निर्मित तटबंध। और ये कब होता है? जब बाढ़ के आने के बाद ये बनते रहते हैं। तट बेसिकली हमारे बार बार बन जाते हैं। इतना हमें स्पष्ट है कि हमारे अपर्दित वाले स्थल रूप कौन कौन से हैं नदी के, और साथ में हमारे जो निक्षेपित वाले स्थल रूप हैं वो कौन कौन से हैं। ये करा हम लोगों ने। अब हम आते हैं आगे विसर्पी रोधिका पर। देखो विसर्पी रोधिका क्या है? हमें ये पता है कि ये जो नदी है इस तरीके से चल रही है ऐसे नदी। जब नदी ऐसे चलेगी तो आपको क्या लगता है कि हमें इसको ऐसे चला रही हूँ, इसकी दिशा जो है वो ये बनाई है मैंने। जब नदी यहाँ पर चल रही है, जब ये नदी ऐसे मुड़ी तो वो क्यों मुड़ी है? क्योंकि इस जगह पर वो कर रही है सारा का सारा अपर्दन। और जब वो ऐसे आ रही है वो यहाँ क्यों जा रही है? क्योंकि जहाँ से भी वो चीज़ें अपर्दन करके लेकर आई है, जैसे यहाँ पर भी अपर्दन करेगी क्योंकि इस तरफ जा रही है, यहाँ पर भी पहले यहाँ हुआ करती होगी फिर अब यहाँ है, क्योंकि ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इसने अपर्दन कर दिया यहाँ पे। और जब ये आगे की तरफ गई तो ये वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर ये करती चलती है निक्षेपण, ये करती चलती है यहाँ पर निक्षेपण। तो कोई भी जो विसर्प है वो कोई भी ना स्थल रूप नहीं है। जो विसर्प है एक तरीके का पैटर्न है जिसमें नदी बहती है, एक चैनल है ये बहने का। तो जब ये पैटर्न, जब ये पूरा का पूरा ये ऐसे चलती है, तब ये जो किनारे हैं, जैसे बाहर निकले हुए किनारे हैं, यहाँ पर होता है अपर्दन, और जो किनारे अंदर की तरफ हैं, ये जो किनारे अंदर की तरफ हैं, यहाँ पर होता है निक्षेपण। और ये जो निक्षेपण वाली जगह है इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं विसर्प रोधिका। वास्तव में ऐसे दिखते हैं। जब नदी ऐसे आ रही है तो जो भी चीज अपने साथ लेकर आई है वो सब कुछ इसने यहाँ पर निक्षेपित कर दी, और ये क्या बना ली? विसर्प रोधिका बना ली। और जो ये वाला क्षेत्र है जहाँ से नदी बार बार अपर्दन कर रही है, इसको हम कहते हैं अपर्दित स्थल रूप।
ठीक है, तो हमें पता हो कि जब नदी आगे जा रही है तो जो सिरा बाहर को निकला हुआ है नदी का, वहां पर होता है अपर्दन, और जो सिरा अंदर की तरफ है, ये वाला या ये वाला, वहां पर होता है निक्षेपण। निक्षेपण वाली जगह को हम कहते हैं विसर्परोधिका। और इसके साथ ही देखिए नदी का विसर्प किस तरीके से है। नदी पहले ऐसे गई, फिर ये ऐसे हो गई। ऐसे क्यों हुई है ये जो किनारा है, जब हमने देखा था कि जो ऐसे बाहर निकला हुआ किनारा है, वहां पर क्या होता है, अपर्दन होता था। वहां पर बाहर निकले हुए किनारे पर अपर्दन है, लेकिन जो अंदर वाला किनारा है वहां पर क्या है, यहाँ पर है आपका निक्षेपण। धीरे धीरे जो नदी है ये ऐसे काटते हुए ये नदी ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे बहेगी, है ना। ये आगे बढ़ गई आगे की तरफ। जब ये यहाँ पर भी जा रही है तब भी क्या करेगी, अपर्दन करेगी और ऐसे ही मिल जाएगी। तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो इस तरीके से आकृति बनाएंगे। आकृति बना ली इन्होंने। और जो ये सारा का सारा क्षेत्र है, जब ये और भी आप कह लीजिए कि निक्षेपित होने के बाद पूरा का पूरा अलग हो जाएगा इस पूरी नदी से, तब ये जो एक प्रॉपर झील बना लेगी। इस झील को हम क्या कहते हैं, गोखुर झील। और अब जो नया रास्ता है नदी का, वो ऐसे ना होकर ऐसे करके ऐसे सीधा चला गया। यहाँ पर क्यों बीच में ये आ गए, क्योंकि यहाँ पर बार बार जो निक्षेपण था वो भी हो रहा था। जो ये वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर भी क्या है, निक्षेपण है, यहाँ पर निक्षेपण है, होता रहेगा और अंत में ये जो गोखुर झील है ये बन जाएगी। और ये कहाँ बनेगी, जहाँ पर नदी प्रौढ़ अवस्था में है या फिर आपकी वृद्धावस्था में है, क्योंकि उस समय जो अपर्दन है वो कैसा होता है, क्षैतिज कह लीजिए या फिर पार्श्विक कह लीजिए, है ना। तो आपको पता हो कि किस स्टेज में, किस अवस्था में हम देखते हैं कि ये गोखुर झीलें हमें मिलती हैं या फिर हमें ये विसर्प जैसी आकृति मिलती है। और विसर्प जैसी आकृति के लिए नदी पे कई सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि धरती घूम रही है, धरती के घूमने की वजह से कोरियोलिस बल है जो लग रहा है, उस वजह से भी जो चीज़ें हैं वो अपने रास्ते से हट जाती हैं, वैसा भी हो सकता है। या फिर हम कहते हैं कि कुछ आप कह लें कि स्थलाकृतियाँ ही ऐसी हैं कि नदी पहले यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। ढलान ऐसी है तो नदी क्या करे, नदी तो वहीं जाएगी जहाँ ढलान है ना। तो इस वजह से जो नदियाँ हैं वो सारी की सारी इस तरीके से बिहेवियर शो करती हैं, इनका व्यवहार ऐसे दिखाया जाता है। तो हमें पता लग गया है कि शुरुआत से लेकर अंत तक कौन कौन सी स्थलाकृतियां जो हैं बनती हैं नदी के अपर्दन करने की वजह से या फिर नदी के निक्षेपण करने की वजह से। इतना हमें स्पष्ट है। नदियां यहाँ पर हम खत्म कर सकते हैं। अब हम आगे शुरू करेंगे पवने। पवनों के द्वारा भी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अपर्दन होता है और निक्षेपण होता है। जैसे हम लोगों ने अभी 4 तो कर लिए, 5 अभी हम कर लेंगे अभी बिल्कुल बस अगले 10 मिनट में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 5 में से कौन सा ऐसा कारक है जो काफ़ी ज़्यादा अपर्दन में विश्वास रखता है, तो उसका उत्तर क्या होगा आप लोगों के लिए? उसका उत्तर है हिमनद, हिमानी। क्योंकि हिमानी का ना भार बहुत ज़्यादा है, द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत चट्टानों को, जो बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं, उनको भी अपर्दित करते अपने साथ ले आता है। तो अपर्दन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है हिमानी के केस में। और सबसे कम किसकी है? सबसे कम है पवनों की। क्योंकि पहली बात तो इनका जो द्रव्यमान है, जो भार है, वो बहुत कम है और किसी भी चट्टान को तोड़ने के लिए ये बहुत समय लगाती है। और है भी किस में, ये गैसीय अवस्था में है, ये है ना। तो इसी वजह से पवने सबसे कम अपर्दन के लिए जिम्मेदार हैं और हिमानी सबसे ज़्यादा अपर्दन के लिए जिम्मेदार हैं। इतना हमें देख लिया। अगर हम देखें आगे पवनों की, पवने कहाँ ज़्यादा अपर्दन करेंगी? जो हमारे क्षेत्र होंगे आपके मरुस्थलों वाले, जो मरुस्थल वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर पवनें बहुत चलती हैं, क्योंकि रेत उड़ता है और उसके साथ वो चलती रहती हैं, गर्म हवा बहुत होती है वो वाली। तो मरुस्थलों में जो आप देखोगे अपर्दन बाय पवने, वो बहुत ज़्यादा मतलब रोचक है, वो बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो गति, ऊपर से इनकी उपस्थिति, दोनों ही चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपस्थित हैं। अगर हम देखें पवनों के अपर्दित स्थल रूप, देखिए जैसे हम लोगों ने किया था कि जब नदियाँ चलती हैं, नदियाँ चलेंगी तो साथ वाला जो पठार पर्वत है, जो ये है, इन सब को वो क्या कर देगी, ऐसे आती आती समतल कर देगी। समतल कर दिया, उसको हमने पेनी प्लेन बोल दिया था। और जो आकृति वो नहीं कर पाई थी अपर्दित, उसको हमने क्या बोल दिया था, मोनोडोनिक।
वैसे ही समान रूप से जो आपकी पवनें हैं वो भी यहाँ पर जो भी पर्वत, पठार, समतल तल रूप जितने भी उपस्थित हैं उन सबको कर देती है अपर्दित। तो जो जैसे नदी बनाती थी पेनी प्लेन, वैसे ही आपकी जो हवाएं हैं, जो पवनें हैं, वो बनाती हैं पैडी प्लेन। जैसे नदियां बनाती थी पेनी प्लेन, वैसे हवाएं बनाती हैं पैडी प्लेन। और जैसे नदियां सिर्फ एक ऐसी चट्टान को नहीं अपरदित कर पाई थी, उसका नाम था मोनाडोनैक, वैसे ही अगर पवनें भी किसी एक ऐसी चट्टान को अपरदित ना कर पाए और वो वहीं की वहीं उपस्थित रह जाए, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम कहते हैं इंसेलबर्ग। ये है आपका इंसेलबर्ग। अब जो हवाएं हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि ये है सारा का सारा आपका पर्वत और ये नीचे है आपकी घाटी, जो पवनें चल रही हैं, पवनों की जो गति है या फिर उनकी जो तीव्रता है वो ज़्यादा है पर्वत के तलछट पर, ना कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो उनके पास रेत भी है, उनके पास मिट्टी भी है, और रेत मिट्टी के जो अणु हैं ये ऊपर जाते जाते थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है धरती का। इतनी दूर इतने बड़े पदार्थ नहीं भेजे जा सकते धरती के द्वारा। तो वैसे ही यहाँ पर बार बार जो अपरदन है धरती हवा के द्वारा, पवनों के द्वारा, वो होता रहता है। और इसी वजह से जो ये पूरा का पूरा पहाड़ की तलछटी है, जो पहले क्या पता ऐसे रही हो, वैसे रही हो, लेकिन बार बार पवनों से बार बार हिट करके ये क्या हो गई है, इस तरीके से पूरा का पूरा एक समतल हो गई है। समतल को हम क्या बोल देंगे? इसे हम कहते थे आपका पेडी प्लेन। ये है पेडी प्लेन। और जो चीज यहाँ पर अपरदित नहीं हो पाई है उसे हम क्या कह देते थे? इंसेलबर्ग। तो नदी और हवाएं, पवनें आपने समान तरीके से याद करनी है। वहां पर पेनी प्लेन था, वहां मोनाडोनैक था, यहाँ पेडी प्लेन है, यहाँ इंसेलबर्ग है। और कहाँ बनते हैं जनरली? ये कहाँ बनते हैं मूल रूप से? ये बनते हैं आपके बिल्कुल पहाड़ की तलछटी पर। और जो भी चीजें हवाओं ने अपरदित करी हैं वो कहीं ना कहीं निक्षेपित भी तो होंगी जाकर। निक्षेपण जो है वो बिल्कुल साथ वाले क्षेत्र में ही है, जिसे हम कहते हैं बजादा। अभी हम सिर्फ अपरदन वाले कर रहे थे, तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये पूरा क्षेत्र है पेडीमेंट, इसमें एक है आपका ये पूरा पेडी प्लेन, और ये जो नहीं टूटी है चट्टान उसे हम कहते थे इंसेलबर्ग। और जो भी यहाँ से अपरदित करके हवा लेकर गई है वो यहाँ पर इसने निक्षेपित किया है, उसे हम कहते देते हैं बजादा। ठीक बात है। तो ये आपको पता हो दोनों चीजें कि कहाँ पर क्या चीजें बन रही हैं। इसके आगे हम चलते हैं। और हवाएं क्या करती हैं? और हवाएं क्या करती हैं? जैसे हमने देखा था कि ना आपकी मरुस्थलों वाले क्षेत्रों में काफी ज्यादा नदियां निकलती, बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बार बार इरोड होते हुए, बार बार अपरदन होने की वजह से जो भी नदियां हैं वो इस तलछटी से नीचे की तरफ जब आ रही हैं तो एक ना एक जगह पर आकर वो सारा पानी अपना इकट्ठा कर लेती हैं। उस झील को हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं पलाया झील। ये पलाया झील कैसे बनी है? ये झील बनी है जब बार बार जो आपकी गड्ढा है नदी पवनों के द्वारा वो किया गया होगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी इसमें पानी नहीं है, ये पानी नहीं है इसमें, और इसको देखते हैं। देखो जैसे ये है आपका पूरा का पूरा रेतीला मैदान, यहाँ पर बहुत सारे ना ऐसे रेत के अणु हैं जो कि बहुत जल्दी हवा के द्वारा उठाकर ले जाए जाएंगे। तो यहाँ से ऐसे से लेकर वो हो गए हैं ऐसे। तो ये क्या है? गड्ढा नहीं है, गड्ढा है ये। अगर इस गड्ढे को हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं अपवाहन गर्त। इसे हम इंग्लिश में डिफ्लेशन होलो भी कह सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि पवनों ने बार बार इस रेत को यहाँ से उड़ा लिया और लास्ट में अंत में क्या कर दिया, यहाँ पर एक गड्ढा बना दिया। इस गड्ढे को मैंने कहा है अपवाहन गर्त। वैसे ही अगर हम इस जगह की भी बात करें, यहाँ पर भी क्या होगा? बार बार हवा के द्वारा यहाँ पर अपरदन किया गया होगा, यहाँ पर एक गड्ढा बन गया होगा। जब ये गड्ढा बन गया उसमें अगर सारे के सारे ये जो नदियां हैं आपकी छोटे वाली, वो सब ने अपना पानी एकत्रित कर लिया, तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? पलाया झील बोल दिया, है ना। तो वैसे ही उस गड्ढे को मैंने पलाया बोल दिया, पानी जब आ गया तो पलाया झील बोल दिया। तो ये है आपका जिसमें हवा के द्वारा अपरदन की वजह से जो आपके पर्वतमालाएं हैं, उन पर्वतमालाओं के जो नीचे का क्षेत्र है वहां पर अगर आपको ऐसी कोई गड्ढा मिलता है जहां पर पानी होता है, उसे हम कहते हैं पलाया झील।
उसके साथ ही आपको ये भी पता लग गया है कि ये क्या है, आपके अपवाहन गर्त, जो हवा के द्वारा बार बार अपर्दन करने की वजह से बने हैं। बहुत जगहों पर ऐसा भी होता है, जैसे ना कि मान लो कि गड्ढा तो बन गया, मान लेते बारिश आ गई तो यहाँ पर पानी भर जाएगा, तो आप देखो कि रेगिस्तान में ना पूरा रेगिस्तान है, पूरा ऐसे ब्राउन सा रेगिस्तान है, और बिल्कुल किसी जगह पर आपको पानी दिख रहा है। वो पानी क्या है, वो पानी क्यों बना है? क्योंकि बार बार ये जो गड्ढा क्रिएट हुआ है, जो बना है, इस पर पानी आ गया है जब कभी बारिश हुई होगी। तो इनको हम कहते हैं कि रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ये पानी का एक मूल जगह होती है। तो ये भी देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, इतने बड़े रेगिस्तान में बिल्कुल पानी की जगह नहीं थी पीने के लिए, और यहाँ पानी देखो मिल गया हमें। तो जो प्रकृति है ना, वो इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि आप समझ नहीं सकते। हर जगह पर कुछ न कुछ ये बनाती रहती है। कलाकार है प्रकृति, चित्रकार है ये, जहाँ मन किया वहाँ चीज़ें बना दी। तो इस तरीके से हम भी चित्रकारी का ही एक परिणाम है। तो प्रकृति के हाथ में सब कुछ है, और प्रकृति के ही हाथ में ये सब कुछ, चाहे आप वाहन गर्त कह लीजिए, आप पेडीप्लेन कह लीजिए, इंसलबर्ग कह लीजिए, सब प्रकृति का ही हिस्सा है सारे के सारे। आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो जो सरकारें हैं आपको घुमाती हैं हर जगह पे, कि सब कुछ दिखाते हैं कि जो चीज़ें आपने किताबों में पढ़ी हुई हैं वो सब चीज़ें अपनी आंखों से देखिए आप। जो मंदिर, जो चट्टाने, जो आपने ये भू आकृतियाँ देखी हैं अभी सिर्फ फोटोज़ में, ये अपनी आंखों से देखोगे, बिल्कुल साक्ष्य बनोगे आप उन चीज़ों के। तो ये मेहनत रंग लाएगी, और वास्तव में हम लोग सिलेक्ट होंगे और देश की सेवा करेंगे, और जितने भी हम लोगों ने सोचे हैं अपने सपने, उन सबको पूरा भी करेंगे। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। अपवाहन गर्तों के बाद अगर हम और की बात करें तो जैसे इसमें एक और चीज़ है, छत्रक चट्टाने। ये चट्टाने कौन सी होती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जगहों पर जो हवा है वो अपने रेत मिट्टी साथ लेकर चलती है। वो रेत मिट्टी ज़्यादा कहाँ होता है? वो होता है यहाँ पर, जहाँ पर बिल्कुल सतह के बिल्कुल पास। जितना ज़्यादा सतह के पास वो होंगी उतना ज़्यादा बार बार वो हिट करती रहेंगी। जब वो हिट करती रहेंगी बार बार, तो ये वाली चट्टान जो पहले ऐसे थी, क्या वो धीरे धीरे करके खत्म नहीं हो जाएगी और एक तरीके से मशरूम चट्टान का रूप धारण कर लेगी? तो ये कैसे बनती है? क्योंकि जो हवाओं की गति है वो सतह पर ज़्यादा होती है और गति ऊपर थोड़ी सी कम होती है, और उसी वजह से क्या होता है, ये चट्टाने इस तरीके का रूप धारण कर लेती हैं और अंत में बनाते हैं छत्रक चट्टाने या फिर मशरूम चट्टाने। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के ऊपर काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए किसका ये परिणाम है, तो पता हो पवनों का परिणाम है। चलिए, ये तो हो गए आपके सारे पवनों के अपर्दित वाले स्थल रूप। अब हम लोग करेंगे निक्षेपित वाले स्थल रूप की, जहां पर हवाओं के ही द्वारा निक्षेपण किया जाता है, जिसमें से हमने एक कर लिया है जिसका नाम था बजादा। वो हमने देख लिया था कि बिल्कुल पेडिमेंट के नीचे आपका वो उपस्थित है। इसके अलावा देखो, जो इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हैं आपके बालू के टिब्बे। बालू के जो टिब्बे हैं वो बिल्कुल महत्वपूर्ण रूप से हवाओं के द्वारा, पवनों के द्वारा लेकर आए गए रेत का ही परिणाम है। या तो वो, जैसे आप कई बार रेगिस्तान में गए होंगे, आपको जैसे देखा होगा सफारी वगैरह होती है, तो जब पूरी सफारी में आप बैठे होते हैं, उस कार में बैठे होते हैं, तो ऐसे बिल्कुल ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो वो क्या है, वो बालू के टिब्बे हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर टिब्बे हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर टिब्बे हैं, फिर नीचे आते हैं। तो वो अलग अलग आकृतियां हैं टिब्बों की भी। तो वो टिब्बे आपके हो सकते हैं बरखान, या फिर हो सकते हैं वो पैराबोलिक या अनुप्रस्थ आकार के, या अनुर्ध्य आकार के, या सीफ भी हम उन्हें कह सकते हैं। तो बहुत सारे जो आकृतियां हैं टिब्बों की ही वो उपस्थित है। तो इतनी सारी विविधताओं के साथ हम देखते हैं कि जो आपका सारा का सारा मरुस्थल है वो कितना अच्छा और कितना आप कह लीजिए कि टूरिज्म के प्रभाव से बहुत ज़्यादा आकर्षक है। तो पर्यटन भी बहुत ज़्यादा अभी प्रसिद्ध ही हुआ है, दुबई की वजह से, थार की वजह से, आपके त्योहारों की वजह से। जैसे रन ऑफ कच्छ त्यौहार होता है, तो उस वजह से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इस क्षेत्र में जाते हैं। जैसलमेर में आपका डेजर्ट फेयर होता है, रेगिस्तान मेला, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए। फोटोज तो चलो अच्छी आती ही हैं, लेकिन ये सब चीज़ें देखने के लिए भी लोग जाते हैं। जैसे अगर मैं बालू के टिब्बों की बात करूँ तो कैसे बनते हैं, मैं बात करती हूँ पहले आपके अनुर्ध्य टिब्बों की।
अनुदैर्ध्य टिब्बे क्या होते हैं, जब हवा की जो दिशा है वो इस तरीके से है कि सिर्फ और सिर्फ बीच वाला जो हिस्सा है वो रह गया है, बाकी सब कर दिया गया है अपरदित, और ये एक तरीके से बालों का टिब्बा हमें नजर आता है, क्योंकि साइड वाले जो भी चीजें थी वो हवा अपने साथ उड़ाकर ले गई, सिर्फ और सिर्फ ये चीज आपकी रह गई। इसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य टिब्बे। जैसे आगे की हम बात करते हैं कि अनुप्रस्थ टिब्बे। अनुप्रस्थ कैसे बनते हैं? ऐसी शेप में, ऐसे आकार में, जहां पर हवा की जो दिशा है वो ऐसे है, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ गए, फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर गए, तो हवा की दिशा के साथ ही जो एक तरीके से ऐसे ऊपर उठे हुए जो टिब्बे हैं वो आपको नजर आते हैं, उनको हम अनुप्रस्थ कह देते हैं। देखिए, हम लोगों ने ना ये नहीं बताया है कि ये अनुप्रस्थ टिब्बे हैं, इनका ये ऐसे बनेंगे, वो ऐसे बने होंगे। हमने जो टिब्बे देखे, जो प्रकृति ने बनाकर हमें दे दिए, हमने बस उसका नामकरण किया है। प्रकृति में कितने सारे टिब्बों के जो प्रकार है वो हो सकते हैं, क्या पता आधे अनुदैर्ध्य हो, आधे अनुप्रस्थ हो, मतलब एक टिब्बा पूरा ही अनुदैर्ध्य ना हो, आधा अनुप्रस्थ भी उसमें काउंट हो जाए। तो ये सब जो विविधताएं हैं ये प्रकृति ने अपने साथ लेकर आई हैं, हमने बस जो पहले से ही उपस्थित थे उनका किया है नामकरण। ठीक बात है। तो ऐसे ही आपको अलग अलग तरीके से जो ये अनुप्रस्थ टिब्बे हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें, बरखान की बात करते हैं, बरखान में क्या है? बरखान में हवा की दिशा तो है ऐसे, और ये जो पूरा का पूरा नीचे वाला क्षेत्र जो है ना, ये आपका हवा ने बार बार यहाँ पर प्रवेश करके इस जगह को पूरा का पूरा अपर्दन कर दिया है इसका, और यहाँ पर हो गया है सारा का सारा यहाँ पर निक्षेपण। तो इस वजह से ये जो पूरी आकृति बनी है वो इस आकार की बनी है, जहां पर हवा की गति है यहाँ पर, और यहाँ पर बार बार निक्षेपण की वजह से इस तरह का जो टिब्बा है वो देखने को मिला है। सेम ही आकार का डिब्बा, समान आकार का जो टिब्बा है उसे हम कहते हैं पैराबोलिक टिब्बा। लेकिन यहाँ पर देखो कितनी विविधता है, यहाँ पर जो हवा की दिशा है उसके बिल्कुल साथ में ही ऐसे बन रहा है, यहाँ पर बार बार निक्षेपण हो रहा है, और अंत में क्या होगा, यहाँ पर ऐसे नीचे उतरने का एक स्थान सा होगा। दोनों में आप सिमिलैरिटी देखो कि हवा की गति यहाँ पर है तो ये ऐसे बन रहा है, यहाँ पर हवा की गति सेम इसी तरीके से, दिशा इसी तरीके से है तो ये ऐसे बन रहा है। दोनों का आप कह लीजिए कि चांद रूपी आकार है ना। हम देखते ना ईद का चांद ऐसे तो आकार में होता है, वो बरखान भी वैसे ही, पैराबोलिक भी वैसे ही है। लेकिन अंतर क्या है? सिर्फ और सिर्फ किस चीज का अंतर है? हवा की दिशा का, और ये जो ऊपर सींग बना है उसका। अगर मैं बरखान की बात करूं तो बरखान में है ये ऐसे कि जहां पर आपका ये सारा का सारा हवा की दिशा है उसी ही दिशा में हो रहा है निक्षेपण। लेकिन अगर मैं पैराबोलिक की बात करूं तो जो हवा की दिशा है उसके आप कह लो कि विपरीत दिशा में हो रहा है निक्षेपण। तो दोनों का आकार सेम है, आकार समान है, लेकिन थोड़ी बहुत जो भिन्नताएं हैं वो हम लोगों ने देख ली। और जब बरखान अगर हम कह दें, मैं कह देती हूँ कि जो बरखान अगर वो आधा है, ये जो बरखान अगर आधा है तो उसको मैं क्या कह देती हूँ? इसे मैं सीफ कह देती हूँ। सेम ही रूप से जैसे हमने कहा ना कि क्या पता आधा अनुदैर्ध्य हो, आधा अनुप्रस्थ हो, आधा बरखान हो, आधा पैराबोलिक हो, तो आधे आधे भी टिब्बे जो है बनते हैं। तो हमने बस उनका नामकरण किया है। तो जो पूरी भू आकृतियां हैं ये हम लोगों ने शुरुआत से लेकर अंत तक सारी की सारी कर ली हैं, जिसमें भौम जल से लेकर तरंगे और लहरें, हिमनदों की वजह से, प्रवाहित जल की वजह से और पवनों की वजह से जो भी आकृतियां बनी हैं उन सब का आपको अपर्दन स्थल रूप और आपके निक्षेपित स्थल रूप हम लोगों ने विस्तार में देखे हैं। तो कभी अगर भविष्य में आपको कोई भी चीज़ दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि किसने अपर्दन किया है या फिर किसने निक्षेपण किया है, और कब ये आकृति बनी होगी, इसका नामकरण कैसे किया होगा। तो कभी अब अगर आप घूमने जाओ, चाहे पहाड़ों में नदियां मिलेंगी, वहाँ पर रेगिस्तान में आपको ये पवनों वाले मिल जाएंगे, अगर ऊपर जाओगे तो आपकी हिमानीज भी मिल जाएंगी। तो कहीं पर भी आप जाओ आपको आकृतियाँ तो मिल जाएंगी। अब आपके पास उनको जस्टिफाई करने का कारण है कि ये ऐसी क्यों बनी है यहाँ पर और क्या इनका पीछे कारण है। तो आप किसी के साथ अगर जाओगे तो उसको ये बता देना, आपकी रिवीजन हो जाएगी। पेपर में अगर प्रश्न आएगा तो आपका सही हो जाएगा, अगले वाले को हो जाएगी हाँ इनको बहुत चीज़ें पता है। तो इस चीज़ तरीके से अपना जो रिवीजन है, जो अपना बार बार आप रिवाइज करेंगे, उससे ही आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। आप इनको रिवाइज कीजिए, दोहराइए। आपको कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ, कोई भी डाउट अगर होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।